ठीक है, तो उसका एक तो था ग्रैन्युलोसाइट्स, उसके अंदर हमने न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को कवर किया। और अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा एग्रैन्युलोसाइट्स। इसके बारे में हम लिखेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं अकणिकाएं, अकणिकामय, अकणिकामय, जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते, बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसे एक ग्रेन्युलोसाइट्स कहा गया। अकणिकामय, इसमें आप लिखेंगे इनके कोशिका द्रव्य में, इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते। मैंने कहा ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते और इनका केंद्रक बड़ा व गोल होता है। और इनका केंद्रक बड़ा व गोल होता है। अब इनके अंदर जो है हमारे, वो क्या है, हमारे लिम्फोसाइट्स। इनके अंदर आप लिखोगे क्या है, पहला लिखोगे आप लिम्फोसाइट्स, LYMPHOCYTES, लिम्फोसाइट्स। ये 20 से 25% की मात्रा में होता है और विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का आधार है। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% की मात्रा में होते हैं और विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का आधार है। फिर बी कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स के अंदर ही है ये, है ना। बी कोशिकाएं ये एंटीबॉडीज बनाती है। बी कोशिकाएं करती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। फिर टी कोशिकाएं, पहले हमने लिखा बी कोशिकाएं, अब हमने लिखा टी कोशिकाएं। टी टी कोशिकाएं ये क्या करती हैं, ये संस्क्रमित, ये संक्रमित, संक्रमित, ये संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करती हैं। ये संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करती है। फिर लिम्फोसाइट्स में ये देखे, फिर है मोनोसाइट्स, फिर है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, ये 3 से 8% की मात्रा में होती है। मोनोसाइट्स क्या, 3 से 8%, 3 से 8% की मात्रा में होती है और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है, ये आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये 3 से 8% की मात्रा में होती है और ये आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। यह ऊतकों में जाकर
लिखना उत्तकों में जाकर, उत्तकों में जाकर ये मैक्रोफेज बन जाती है। उत्तकों में जाकर ये मैक्रोफेज बन जाती है। ठीक। और मृत कोशिकाओं व रोगाणुओं, मृत मृत कोशिकाओं और रोगाणुओं की सफाई करती है, रोगाणुओं की सफाई करती है। ये ऊतकों में जाकर मैक्रोफेज बन जाती हैं और मृत कोशिकाओं व रोगाणुओं की सफाई करती है। ठीक। देखो मैक्रोफेज अगर समझना है, मैक्रोफेज के बारे में बता रहा हूँ। मैक्रोफेज शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख सफेद रक्त कोशिकाएं हैं। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स है। प्रतिरक्षा प्रणाली की व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, कोशिकाएं जो बैक्टीरिया को मृत जो बैक्टीरिया मृत कोशिकाओं और मलबे को निगलकर पचाकर शरीर की सफाई करती है। ठीक है, तो मैक्रोफेज वो है। लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप हमें घुसना नहीं है। बस ये रखना, ध्यान में रखना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख सफेद रक्त कोशिकाएं हैं जो बैक्टीरिया मृत कोशिकाओं और मलबे को निगलकर और पचाकर शरीर की सफाई रखती है। ठीक है, तो ये है मैक्रोफेज। तो ये हमने देखा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, फिर इसके फंक्शंस पे आएंगे। मुख्य कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी के? मुख्य कार्य, पहला है प्रतिरक्षा, डिफेंस। डिफेंस, प्रतिरक्षा, शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और कवक, फंगी से बचाना। शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और कवक से बचाना। शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और कवक से बचाना। फिर सेकंड है हमारा एंटीबॉडीज निर्माण। तो एंटीबॉडी निर्माण बेसिक कार्य है डब्ल्यूबीसी का। एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीजेंस को रोकना शरीर में आने से, है ना, पहले भी पढ़ा। तो शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी तत्व जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं, उनके विरुद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करना। शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी तत्वों, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज निर्माण में लिखोगे शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी तत्वों, शरीर में प्रवेश करने वाले भारी तत्वों, एंटीजेंस, ब्रैकेट में लिखना एंटीजेंस, के विरुद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करना। के विरुद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करना। फिर नेक्स्ट है हमारा घाव भरना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? घाव भरना, हीलिंग करना, घाव भरना। ठीक है, इसमें आप लिखोगे संक्रमण वाली जगह पर सूजन, संक्रमण वाली जगह पर सूजन, जहां पर चोट लगती है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। और रक्त प्रवाह बढ़ाकर मरम्मत प्रक्रिया शुरू करना। संक्रमण वाली जगह पर सूजन, संक्रमण वाली जगह पर सूजन और रक्त प्रवाह बढ़ाकर, और रक्त प्रवाह बढ़ाकर मरम्मत प्रक्रिया शुरू करना। मरम्मत प्रक्रिया शुरू करना। नेक्स्ट है सफाई। नेक्स्ट है सफाई।
शरीर की मृत कोशिकाओं और मलबे को हटाना। अभी आप देख रहे थे कौन कर रहा था ये? मैक्रोफेज। ऊतकों में जाके क्या बन जाता है? ये मोनोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं क्या बन जाते हैं? वो मैक्रोफेज बन जाते हैं। तो अभी ये देखा था वो मृत कोशिकाओं को और मलबे को निकलकर नष्ट कर देती है और शरीर की सफाई, खून की सफाई रखती है। ठीक है? तो सफाई का हमने वहां से देख लिया कैसे कर रही है। सफाई में क्या देखोगे? शरीर की मृत कोशिका और मलबे को हटाना। अब इसका नैदानिक महत्व, नेक्स्ट लिखोगे नैदानिक महत्व, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। नैदानिक महत्व, उसमें पहले लिखो ल्यूकोसाइटोसिस। पहले क्या लिखोगे? ल्यूकोसाइटोसिस। जनरली इसकी कमी या इसके बढ़ने से क्या होता है, मतलब, तो इसलिए हम नैदानिक महत्व भी बता रहे हैं इसका। तो ल्यूकोसाइटोसिस, LEUKOCYTOSIS, LEUKOCYTOSIS, ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें आप लिखोगे संक्रमण या सूजन की स्थिति में संक्रमण या सूजन की स्थिति में डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस संक्रमण या सूजन की स्थिति में डब्ल्यूबीसी का संख्या का बढ़ना है। डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना। संक्रमण या सूजन की स्थिति में डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना, ल्यूकोसाइटोसिस। फिर ल्यूकोपेनिया, ल्यूको LEUKOPENIA, ल्यूकोपेनिया। हमेशा याद रखना, नॉर्मल सा ल्यूको ल्यूको, जब भी ल्यूको से रिलेटेड कुछ भी हो तो समझ जाना ये व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है। जो टर्म ल्यूको है तो समझ जाना, ठीक है ना? ल्यूकेमिया जैसे कि कैंसर होता है, ठीक है? तो मुझे नहीं पता था ये किससे रिलेटेड है, पर अभी पता चला है। जितने जब मैं नोटिस किया जितना भी ल्यूको ल्यूको या ल्यूक से आ रहा है, तो ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? व्हाइट ब्लड सेल्स की दिक्कत है, या उसका बढ़ना या घटना, या उससे रिलेटेड कोई समस्या है। तो मेडिकल साइंस टर्म्स में जब भी कभी कुछ ऐसा ल्यूको टर्म आता है तो समझ जाना व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोपेनिया, विटामिन की कमी या गंभीर बीमारी के कारण। इसमें क्या होता है? विटामिन की कमी या गंभीर बीमारी के कारण, या गंभीर बीमारी के कारण डब्ल्यूबीसी की संख्या का अत्यधिक कम होना। डब्ल्यूबीसी की संख्या का अत्यधिक कम होना। डब्ल्यूबीसी की संख्या का अत्यधिक कम होना। तो ल्यूकोपेनिया क्या है? विटामिन की कमी या गंभीर बीमारी के कारण डब्ल्यूबीसी की संख्या का अत्यधिक कम होना। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम ल्यूकेमिया। अभी एक पॉपुलर रेसलिंग स्टार था, रोमन रेंस, तो उसको ये बीमारी थी ल्यूकेमिया। ठीक, तो है क्या ये? ल्यूकेमिया, LEUKEMIA, LEUKEMIA, ल्यूकेमिया। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। और होता क्या है इसमें? इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, जिसमें असामान्य और परिपक्व डब्ल्यूबीसी की संख्या, जिसमें असामान्य जिसमें असामान्य और अपरिपक्व अपरिपक्व डब्ल्यूबीसी की संख्या
अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स और नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। ठीक। ये दिख रहा है आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट वाली इमेज में हम देख नहीं पाए थे। तो देखो ये कुछ कंपोजिशन है ऐसा ब्लड का। प्लाज्मा में जैसे हमने पढ़ा था, ये आप डायग्राम अपने पास रखिएगा और कुछ और डिटेल डायग्राम मिले तो उन्हें भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। ठीक है, ये बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक क्लियर विजिबल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम अपने दिमाग में फीड करना बहुत जरूरी है। हो सके आपको नोट से याद ना रहे कि किसके अंदर किस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आ रहा है, पर डायग्राम के थ्रू आपको हमेशा याद रहेगा। डायग्राम आप खुद भी बना लोगे, एक बार आपके दिमाग में फीड हो गया तो खुद ही आप बना लोगे और इसके ऊपर कितना भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है किस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है ना? तो प्लाज्मा के अंदर हमने बताया था एमिनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस होती हैं। ठीक है ना? फिर हमने देखा था एक प्लाज्मा एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ल्यूकोसाइट्स और ये प्लेटलेट्स है हमारी, ये है। फिर ल्यूकोसाइट्स अभी हम डब्ल्यूबीसी का कर रहे थे मेन। तो डब्ल्यूबीसी का जब हम कर रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हम देख रहे थे ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो इसके अंदर था ये क्लासिफिकेशन हमने देखा। 3 हमने देखे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। ठीक। ये है क्लासिफिकेशन, इस डायग्राम को फीड करना है। ल्यूकोसाइट्स के अंदर क्या आ रहा है? 2 क्लासिफिकेशन है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। उसके अंदर बस याद रखना है ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर 3 आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स है, फिर सेकंड क्लासिफिकेशन उसके अंदर क्या आ रहा है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर भी बी कोशिका और टी कोशिका है, बस। अब बाकी सबका छोटा-छोटा है, वो दिमाग में फीड करना है कि क्या किसका फंक्शन है। उसको आप कित और ये बार-बार रिपीट होता रहेगा तो आप फंक्शंस ऑफ ब्लड में यूज़ कर सकते हो उसे। कभी रक्त के कार्य पे आ गया क्वेश्चन तो आप इसी से बना के लिख सकते हो रक्त के कार्य ये भी। ठीक है? अब नेक्स्ट हम देख रहे थे कौन-सा? ये देखो नेक्स्ट हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोल रहे हैं हम? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो रेड ब्लड्स को एरिथ्रोसाइट्स कह रहे हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कह रहे हैं। तो ल्यूकोसाइट्स का क्लियर हो गया, वो हमने पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर हमने देख लिया, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है? अब हम देख रहे हैं क्या? एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो अब इस पे आएंगे हम। ओके। अब लिखो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स लिखो। ठीक। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, जिन्हें, ये डायग्राम सेव कर लेना। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक है। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रक्त का मुख्य घटक है। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त का मुख्य घटक है। इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर, इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन
लेकर शरीर के सभी ऊतक को टिश्यूज तक पहुंचाना शरीर के सभी ऊतकों को तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना है। ठीक, अब इनकी मुख्य विशेषताओं पे आएंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स आरबीसी की मुख्य विशेषताएं। पहला है आकार, शेप कैसा है इसका। आकार, इनका आकार उभयावतल, जिसे बायोकनकेव कहते हैं। बायोकनकेव, बायोकनकेव, हिंदी में बोलेंगे उभ या वतल, उभ या वतल, बायोकनकेव, या डिस्क जैसा होता है। या डिस्क जैसा होता है। यह आकार इन्हें लचीला बनाता है। यह आकार इन्हें लचीला बनाता है। ताकि वे पतली रक्त कोशिकाओं कैपिलरीज ताकि वे पतली रक्त वाहिकाओं कैपिलरीज में आसानी से मुड़कर निकल सके। ताकि वे पतली रक्त वाहिकाओं कैपिलरीज में आसानी से मुड़कर निकल सके। ठीक, फिर से बोल देता हूं। इनका आकार उभयावतल, जिसे बायोकनकेव कह रहे हैं इंग्लिश में, या डिस्क जैसा होता है। यह आकार इन्हें लचीला बनाता है ताकि वे पतली रक्त वाहिकाओं कैपिलरीज में आसानी से मुड़कर निकल सके। केंद्रक, नेक्स्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस। परिपक्व, इसमें लिखोगे परिपक्व, मैच्योर। परिपक्व इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम, मैच्योर। मानव आरबीसी में परिपक्व, मानव आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता। और इससे क्या होता है, इससे हेमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान बनता है वहां। ठीक है, तो इससे कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान बचता है। इससे कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान बचता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी इज रेड इन कलर और डब्ल्यूबीसी में एब्सेंस है, तो इट इज वाइट इन कलर। ठीक, यही कारण है उसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है और हीमोग्लोबिन चाहिए आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी में नहीं चाहिए तो उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियस है। इसमें चाहिए तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है न्यूक्लियस के स्थान पे। ठीक, फिर नेक्स्ट है रंग। नेक्स्ट क्या है, रंग। इनका लाल रंग, इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक
HEMOGLOBIN हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जिसमें लोहा आयरन मौजूद होता है, जिसमें आयरन मौजूद होता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जिसमें लोहा आयरन मौजूद होता है। ठीक, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसी का है, इसी का सब टाइटल है निर्माण और जीवन काल। अभी हमने पढ़ा पहला मुख्य विशेषताएं, उसके अंदर हमने 3 चीज देखी। अब निर्माण और जीवन काल, सेकंड है निर्माण और जीवन काल। निर्माण की बात करेंगे। एरिथ्रोपोइसिस, इनका निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, निर्माण के आगे लिखना एरिथ्रो, ERYTHRO, ERYTHROPOIESIS, एरिथ्रोपोइसिस। तो ये है क्या एरिथ्रोपोइसिस? इनका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, तो इसी को एरिथ्रोपोइसिस कह रहे हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। ठीक, फिर इसके बाद आओगे जीवन काल। जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 120 दिन। कितना? 120 दिन। तो जीवन काल में लिखोगे एक स्वस्थ आरबीसी का औसत जीवन काल, एक स्वस्थ आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। एक स्वस्थ आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। फिर नेक्स्ट पे आओगे विनाश। जीवन काल है तो विनाश भी होगा, है ना? तो विनाश में लिखोगे बूढ़ी या खराब, बूढ़ी या खराब कोशिकाएं बूढ़ी या खराब कोशिकाएं पिलाहा लिया स्प्लीन, जिसे इंग्लिश में बोल रहे हैं SPLEEN, स्प्लीन, और यकृत लिवर में नष्ट हो जाती है। जो स्प्लीन है वो लिवर के पास ही होती है, ठीक है ना? इसलिए पिलाहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पिलाहा, दिल्ली। ठीक है, एक डायग्राम होगा जैसे स्प्लीन का मैंने रखा था एक। एक मिनट, दिख रहा है?
लीवर के जस्ट पास में है आपका ये पिला स्प्लीन, छोटा सा। ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रमुख कार्य। इसके प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, इसमें आप लिखोगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है, और उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। बेसिक फंक्शन, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, यह ऊतकों में CO2 को वापस, इसमें लिखोगे यह ऊतकों में CO2 को वापस फेफड़ों तक ले जाने में मदद करती है, फेफड़ों तक ले जाने में मदद करती है। रक्त का पीएच संतुलन, नेक्स्ट है रक्त का पीएच संतुलन। रक्त का पीएच संतुलन, ये रक्त के अम्ल क्षार, ये रक्त के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होती है। इसमें क्या लिखोगे? ये रक्त के अम्ल क्षार संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में, को बनाए रखने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट पे आओ, फोर्थ पे आओ। अभी तक हमने देखा क्या? पहले फर्स्ट में देखा प्रमुख विशेषताएं, उसके अंदर हमने पॉइंट्स कवर किए। निर्माण, सेकंड में देखा निर्माण और जीवन काल। ठीक। फिर थर्ड में हमने देखा प्रमुख कार्य। ठीक। अब फोर्थ में आओ, महत्वपूर्ण सांख्यिकीय, महत्वपूर्ण सांख्यिकी। ठीक है। इसमें आप लिखोगे संख्या, मतलब पुरुष। पहले पुरुष लिखो, पुरुष में मतलब इसकी संख्या कितनी है, कितना आरबीसी है। ठीक है ना? तो संख्या लिखना है, उसके आगे लिखना है पुरुष। तो कितना है पुरुष में? 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। 5 to 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ये क्या है इसमें? एक नॉर्मल पुरुष में आरबीसी पाई जाती है। ठीक है। फिर महिला में कितनी है? 4.5 to 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। कितना है? 4.5, 4.5 से 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ठीक। फिर
नीचे लिखना हीमोग्लोबिन स्तर। हीमोग्लोबिन स्तर कितना? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। डीएल लिख देना। हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। DECILIT या पर डेसीलीटर। ठीक, तो ये कुछ आंकड़े ही लिखना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। फिर फिफ्थ में आओ, कॉमन डिसऑर्डर। अब इससे संबंधित रोग, आरबीसी से संबंधित रोग, कॉमन डिसऑर्डर। पहला है एनीमिया। फर्स्ट है एनीमिया। रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी, सॉरी, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे थकान महसूस होती है। तो एनीमिया है क्या? क्या होता है उसमें? रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, और इससे होता क्या है? जिससे थकान महसूस होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया, POLYCYTHEMIA, POLY, पॉली सी वाई थीमिया, THE अमिया, MIA, पॉलीसीथीमिया। आरबीसी की संख्या का सामान्य से बहुत अधिक हो जाना, ये क्या है? इस बीमारी में क्या होता है? इस डिसऑर्डर में क्या होता है? आरबीसी की संख्या एक सामान्य रूप से अत्यधिक हो जाती है, मतलब जितनी सामान्य स्तर पे होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है। आरबीसी की संख्या सामान्य से बहुत अधिक हो जाना, ये हमारे पॉलीसीथीमिया। फिर सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल एनीमिया। यह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें आरबीसी का आकार, पहले भी किया था हमने, जिसमें आरबीसी का आकार दराती सिकल जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? दराती सिकल जैसा हो जाता है। ब्लड ठोस सा हो जाता है, चुभने लग जाता है। पहले भी हमने किया था, आई थिंक WBC में किया था शायद से। ठीक, तो ये है। अब नेक्स्ट है आपका रक्त चक्रिका, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जब थ्रोम्बो थ्रोम्बो आएगा ना, ठीक है ना, तो समझ जाना प्लेटलेट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स,
ठीक है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक। तो रक्त चक्रिकाएं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या लिखोगे? रक्त चक्रिका, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका बेसिक फंक्शन हमने देख लिया था, प्लेटलेट्स का थक्का जमाने में मदद करता है खून का, है ना। तो हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रक्त चक्रियाएं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका मुख्य काम शरीर में खून को बहने से रोकना होता है। इनका मुख्य काम शरीर से खून को बहने से रोकना होता है। इनका मुख्य काम शरीर से खून को बहने से रोकना होता है। अब रचना, पहला पॉइंट लिखो रचना, कि रचना में क्या है, कैसे ये बन रहा है। पहला देखो इसमें रचना के अंदर आकार, ये बहुत ही सूक्ष्म रंगहीन, कलरलेस, बहुत ही सूक्ष्म रंगहीन और डिस्क के आकार, रंगहीन और डिस्क के आकार, जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो ओवल और डिस्क शेप्ड, ओवल और डिस्क शेप्ड की होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म रंगहीन और डिस्क के आकार, ओवल शेप्ड की होती है। नेक्स्ट, केंद्रक, न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें केंद्रक नहीं होता। नेक्स्ट लिखोगे निर्माण, रचना के अंदर ही चल रहा है अभी ये सब, ठीक है ना। इनका निर्माण अस्थि मज्जा का होता है, बोन मैरो। इनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो की विशेष कोशिकाओं से होता है, की विशेष कोशिकाओं से होता है, जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स, जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। MEGA, मेगा कैरियो, KARYO साइट्स, CYTES, मेगा, MEGA मेगा कैरियो, KARYO कैरियो साइट्स, CYTES साइट्स कहते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट में आना जीवन काल, इनका जीवन काल क्या होता है, 7 से 10 दिन। ठीक। तो इनका औसत जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। इनका औसत जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। और ये भी कहाँ डिस्पोज होती है, स्प्लीन में, पिलहा में। तो इनका औसत जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। इसके बाद ये पिलहा में नष्ट हो जाती है, स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। उसके बाद ये पिला स्प्लीन में नष्ट हो जाती है।
सामान्य संख्या, नेक्स्ट लिखेंगे सामान्य संख्या, इसी के अंदर सामान्य संख्या। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ओके, अब जैसे ये मेगा को कैरियोइड्स कैरियोसाइट्स हम पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में आप लिख लो, अलग से नोट करके लिखना है इसे। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाई जाने वाली बहुत बड़ी और विशिष्ट कोशिकाएं। अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाई जाने वाली बहुत बड़ी और विशिष्ट कोशिकाएं हैं, बहुत बड़ी और विशिष्ट कोशिकाएं हैं, और क्या करती हैं? जिनका मुख्य काम प्लेटलेट्स का उत्पादन करना है। जो प्लेटलेट्स हो रही है ना उत्पादन, यही करती हैं। और कैसे विकसित होती है वो? थ्रोम्बोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है, उसके प्रभाव में प्लेटलेट्स क्या होती हैं? विकसित होती हैं। इसलिए उसे प्लेटलेट्स को क्या बोला गया है? थ्रोम्बोसाइटिस। थ्रोम्बोसाइटिस, तो नाम कैसे पड़ा उसका थ्रोम्बोसाइटिस? क्योंकि वो थ्रोम्बोपोइटिन नामक हॉर्मोन्स के प्रभाव में विकसित होती है। ठीक है, इसलिए उसे थ्रोम्बोसाइटिस बोला गया है। ठीक है, ल्यूको बोला है, तो ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और थ्रोम्बो बोलेंगे तो थ्रोम्बो किसको बोल रहे हैं? थ्रोम्बो से सीधे कनेक्ट करना कहाँ? प्लेटलेट्स। और क्यों उसका नाम थ्रोम्बो पड़ा? क्योंकि थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन के प्रभाव में विकसित होती है। ठीक है, तो लिखोगे मेगा कैरियोसाइट्स, इसके अंदर क्या लिखोगे? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली बहुत बड़ी और विशिष्ट कोशिकाएं हैं, जिनका मुख्य काम प्लेटलेट्स का उत्पादन करना है। जिनका मुख्य काम प्लेटलेट्स का उत्पादन करना है। ये सेल थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन के प्रभाव में विकसित होती हैं। ये सेल्स क्या होती हैं? थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन के प्रभाव में विकसित होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका वैज्ञानिक भाषा में जो नाम है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइटिस है। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। से रिपीट कर दिए सर, ये सेल्स। सॉरी, ये क्या बोले सर लास्ट में इसका उत्पादन? ये सेल्स थ्रोम्बोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन। सर लास्ट वाला लाइन पूरी तरीके से एक बार बोल दीजिए। ओके, ये सेल्स थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन के प्रभाव में विकसित होती है। सर थ्रोम्बोपोइटिन का स्पेलिंग एक बार। मैंने वैसे हिंदी में लिखा, आपके लिए इंग्लिश में देख लेते। वेट, हाँ, थ्रोम्बो, THROMBO, थ्रोम्बो तो वही है जो उसमें है ही। ठीक है, और पोइटिन POIETIN। POIETIN, थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है,
लिख लिया सबने? हाँ जी सर। ठीक है, फिर आज यहीं तक करते हैं, कल बढ़ेंगे आगे। ठीक है सर, प्रणाम। ओके। प्रणाम सर। हरिओम सर। अरे हरिओम सर। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम।